एकदम सही बोल रहा है छोरा। नहीं ये नहीं हुआ था ना, हुआ था क्या? तो क्या कर रहा है? 50, अच्छा 14 तक हो गया था, राइट? Okay, so we were studying the reproductive systems, and here now we are going to study the male reproductive system. So human reproductive system में हम यहाँ पे male reproductive system को study करने वाले हैं, ठीक है? So male reproductive system, the male reproductive system consists of portions which produce the germ cells. तो germ cells किसको बोलेंगे भाई साहब हमारे? Germ cells and the other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. तो हमारे ये germ cells मतलब हो गए आपके sperms, ठीक है? And we will talk about other portions that deliver the germ cells into the site of fertilization, ठीक है? So this is the male reproductive organ. We have a testis, ठीक है? The formation of germ cells or sperm cells takes place in the testis. So testis basically आपका क्या हो गया? Male reproductive system का main part है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे produce होते हैं आपके sperms, ठीक है? So human sperms are basically produced in the testis, ठीक है? जनरली टेस्टिस जो है तो बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है. एनी रीजन वाई? किसका? तो ठीक है, द रीजन वाई टेस्टिस, ठीक है, देखिए जैसे फीमेल्स में ओवरीज होती हैं और ये ओवरीज बॉडी के अंदर ही होती हैं, ठीक है? तो ओवरीज जो है तो एग्स हैं, ठीक है, और ये बेसिकली बॉडी के अंदर ही होती हैं, ठीक है? लेकिन टेस्टिस में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस आर लोकेटेड अ लिटिल आउटसाइड द बॉडी, ठीक है? दे आर लोकेटेड इन द स्कॉटम. तो भाई साहब ये स्कॉटम या एक बैग होता है जिसमें ये टेस्टिस लोकेटेड होते हैं. व्हाई आर दे लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? यस इज करेक्ट कि भाई साहब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो टेस्टिस को हार्मोन्स प्रोड्यूस करने नहीं देगा, ठीक है? टेस्टिस को स्पर्म्स प्रोड्यूस करने नहीं देगा. सो स्पर्म प्रोडक्शन takes place at a temperature lesser than the temperature of the body, ठीक है? इसीलिए स्कॉटम जो है तो थोड़ा सा बल्जिंग या बाहर है, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है और बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 1 in 10 केसेस ऐसा होता है जब बच्चा पेट से बाहर निकलता है तो उसका एक टेस्टिस जो है तो अंदर है या दोनों भी टेस्टिस अंदर है, बॉडी के अंदर है. तो आफ्टर अ सर्टेन एज, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन एज बिफोर प्यूबर्टी ऑफ कोर्स, ठीक है, जब बॉडी ऑपरेशन को झेल पाए. छोटे बच्चे में क्या हम ऑपरेशन करेंगे? तो आफ्टर अ सर्टेन एज एक ऑपरेशन, एक माइनर सा ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को होता है ये ऑपरेशन, और जिससे टेस्टिस को बाहर निकाला जाता है. अदरवाइज दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और हम बोल सकते हैं कि दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन साइकिल, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है कि एब्डोमेन में ही रह जाए टेस्टिस. ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे जो मेल चाइल्ड है उसके एब्डोमेन में ही टेस्टिस रह जाए, ठीक है? सो इसको एक नॉर्मल माइनर सा ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है? ओके, सो टेस्टिस आपके बॉडी के बाहर रहे ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है दैट हैपेंस एट अ टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है? बिलो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ओके, सो दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारे पेट के कैविटी के बाहर. एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं इन स्कॉटम. स्कॉटम भाई साहब एक बैग टाइप का होता है, देयर इज अ बैग, ठीक है, स्कॉटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ये स्कॉटम है और इस स्कॉटम में बेसिकली ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है? स्पर्म प्रोडक्शन विल रिक्वायर अ टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जनरली one testis is a little larger than the other testis, ठीक है? It's not an abnormal thing. Generally the size of one testis, ठीक है, size of one testis is a little larger than the size of the other testis. Size of the other testis, ठीक है? Size of one testis is a little larger than the size of the other testis generally, ठीक है? आर वी क्लियर दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके. टेस्टिस आर सेक्रेट हार्मोन, ठीक है? तो टेस्टिस में भाई साहब एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन, और ये आपका मेल हार्मोन है, ठीक है? क्या टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है?
फीमेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और मेल्स में क्या हार्मोन होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है। सो जब तक आपका ये कल हमने पढ़ा मेनार्क मतलब स्टार्ट ऑफ पीरियड्स है ना, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और मेनोपॉज एक ऐसा एज होता है जब एग्स खत्म हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है। सो फीमेल का रिप्रोडक्शन साइकिल बंद हो गया, मेल का रिप्रोडक्शन साइकिल टिल डेथ तक है, ठीक है। मेल्स कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स टिल देयर लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ। उनका भाई साहब कोई एज लिमिट नहीं है स्पर्म्स का प्रोडक्शन बंद होने का। एज के साथ साथ हो सकता है वो बंद हो जाए, लेकिन कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। लेकिन हर फीमेल का एक स्पेसिफिक एज होगा जब उसका बेसिक स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। स्पर्म प्रोडक्शन विल बेसिकली, तो मेनोपॉज क्या हो जाएगा भाई साहब? हॉल्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये मेनोपॉज के बाद जनरली देखा जाता है कि फीमेल स्टार्ट लूजिंग देयर हेयर, ठीक है। क्योंकि जो मेल बॉल्डनेस पैटर्न होता है, ठीक है, मेल्स में एक बॉल्डनेस पैटर्न होता है, ठीक है। और ये होता है अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स थोड़े से हाई हों तो, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स थोड़े से हाई होते हैं तो मेल में बॉल्डनेस पैटर्न दिखता है। और फीमेल्स में जब मेनोपॉज हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वो भाई साहब उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, अभी ज़रूरत नहीं है ना। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं? टू प्रोड्यूस द ओवम, what else they are involved in? To produce the endometrial lining on which the development of the embryo takes place. Now since menopause has happened and the female will not be able to bear a child even if the sperm enters, ठीक है, तो what will happen? Now since menopause has happened तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इनएक्टिव हो जाएंगे, तो तभी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा फीमेल में बढ़ जाएगी और इसीलिए उनके मूड स्विंग्स होंगे, थोड़े से वो हाइपर होंगे और उनको जो मेल के पैटर्न्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ हेयर दैट माइट हैपन, मेल बॉल्डनेस पैटर्न ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं पे मूछ दाढ़ी भी निकल सकती है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फीमेल्स में थोड़े से हाई हो जाते हैं आफ्टर दैट एज, ठीक है। ओके, टेस्टिस सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. Testosterone regulates the formation of sperms and brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. So boys में जो appearance changes होते हैं, वॉइस का क्रैक होना सबसे पहला अपीयरेंस चेंज है. टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन पहली बात तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता ही है. टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स तो प्रोड्यूस करता ही है, प्लस जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी डेवलप करते हैं. ओके, सो यहाँ पे भाई साहब टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंसेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन में भाई साहब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन भाई साहब क्या प्रोड्यूस करता है? दिस बेसिकली प्रोड्यूसेस, तो टेस्टोस्टेरोन से आपका टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंसेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो क्या क्या चेंजेस होते हैं अपीयरेंसेस में? उनका वॉइस क्रैक हो जाता है, ठीक है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, उनका हाइट बढ़ जाता है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली चेंजेस सीन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, ब्लैडर होता है एक ब्लैडर, दिस इज बेसिकली सेमिनल वेसल्स. ठीक है, दिस इज बेसिकली सेमिनल वेसल्स. द स्पर्म्स formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming out in the urinary bladder. तो ये vas deferens होता है जो स्पर्म्स को, ठीक है, vas deferens basically delivers the sperms into female reproductive system. ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को डिलीवर करते हैं. ठीक है, vas deferens. Just one moment here. ऐसे लोग, ठीक है, सो द स्पर्म्स फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस. द स्पर्म्स फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस व्हिच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. सो दिस डिलीवर्स इट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, ये आपका ब्लैडर होता है. द यूरेथ्रा thus forms a common passage for both the sperms and urine. ठीक है, तो यूरेथ्रा भाई साहब क्या होता है? यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज, ठीक है, फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन. यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके.
So along the path of the vas deferens glands like prostate and seminal vessels are located. तो prostate glands होते हैं, फिर seminal vessels होते हैं, ठीक है, okay. And their secretions so that the sperms are now in fluid, which makes their transport easier, and this fluid provides nutrition, ठीक है. तो इस seminal vessel से क्या निकलते हैं भाई साहब? न्यूट्रिशन निकलता है, ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स. सेमिनल वेसल से भाई साहब जो न्यूट्रिशन रहता है वो डिलीवर होता है. सेमिनल वेसल से न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स, ठीक है. प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं. पेनिस इज द पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट डिलीवर्स द स्पर्म्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है. ये भाई साहब डिलीवर करता है स्पर्म्स को टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है. द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल. तो ये टाइनी बॉडीज होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, एंड अ टेल. जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है. So genetic material is basically located here and there is a long tail. ये tail basically क्या होता है? This tail basically offers motility, ठीक है. ये भाई साहब इसको मोटाइल बनाता है, ठीक है. This tail helps to swim in the female reproductive system, ठीक है. तो इसका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. The sperm has to move a long distance to travel all the way up to all the way up, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एग जो है, फीमेल एग इज इमोटाइल, ठीक है. फीमेल एग इज इमोटाइल, ठीक है. सो टेल ऑफर्स मोटिलिटी, हेल्प टू स्विम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव. अरे यार ये ओके. सो टेल ऑफर्स मोटाइल, इट हेल्प्स टू स्विम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. तो आपका ये दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल. सारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे ही है. इसी में से जेनेटिक मटेरियल एग के साथ फ्यूज होगा, ठीक है. तो जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द स्पर्म हेड, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द स्पर्म हेड विल फ्यूज विद द एग, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द स्पर्म हेड विल फ्यूज विद द एग, ठीक है. ये एक लॉन्ग टेल होती है जिसकी मोटिलिटी की वजह से होती है, ठीक है. सो आपका ये देखो फीमेल जर्म सेल है. फीमेल जर्म सेल मतलब आपका बोल सकते हैं हम ये एग हो गया, ठीक है. और दिस इज द स्पर्म, ठीक है. फीमेल जर्म सेल है तो ये मोटाइल है. दिस इज मोटाइल एंड इट ट्रेवल्स ऑल द वे अप टू द एग थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल अलोंग द वजाइना. इट ट्रेवल्स अप एंड मीट्स अप द एग एंड देयर दे फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, ठीक है. इसीलिए इसको मोटिलिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. दैट इज द रीजन इट विल नीड मोटिलिटी. कितना हुआ वैसे? ये यही चालू करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे ओवरीज होती हैं, और ये ओवरीज जैसे मैंने आपको बताया ओव्यूल्स या एग्स, इनमें इनको हम बोलते हैं oocytes, ठीक है. दिस इज बेसिकली नोन एज द oocytes. oocytes और एग्स, ठीक है. द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन ओवरीज. तो फीमेल जर्म सेल्स और एग्स भाई साहब ओवरीज में बनती हैं. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है. ये जो ओवरीज हैं इनसे भाई साहब क्या बनती हैं? हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन्स. ये आपकी बनेंगी भाई साहब फीमेल हॉर्मोन्स, ठीक है. और फीमेल हॉर्मोन्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. So this is the progesterone, estrogen and progesterone, ठीक है. क्लियर है? ओके. सो व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स. तो जब एक गर्ल बॉर्न होती है, ठीक है, तो इसमें भाई साहब ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है. दे हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स. ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग. तो आपके भाई साहब मैच्योर करना चालू कर देते हैं ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, ठीक है. प्यूबर्टी के स्टेज में दे स्टार्ट मैच्योरिंग. वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज. तो एक एग जो तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है. वन एग एवरी मंथ, पर मंथ इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, ठीक है, वन ऑफ द ओवरीज. ओके.
सो आपके भाई साहब ये जो एग्स हैं दे विल ट्रैवल ऑल द वे अप, ठीक है, दे विल ट्रैवल ऑल द वे अप, ठीक है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, इसको हम भाई साहब बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट है बेसिकली, ठीक है। दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, ये आपका हो जाएगा भाई साहब फेलोपियन ट्यूब। और एग का मूवमेंट बड़ा ही, मतलब स्पर्म्स का मूवमेंट जैसे फटाफट फास्ट है वैसा नहीं है, एग का मूवमेंट धीरे धीरे जाएगा। देखो ये एग रिलीज हुआ और ये भाई साहब फर्टिलाइजेशन होवे या ना होवे, ये एग यहाँ से रिलीज होगा, ये ट्रैवल करेगा धीरे 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 यहाँ पे जाकर लैंड करेगा, ठीक है। द एग विल ट्रैवल एंड बेसिकली लैंड अप हियर। तो इसका एग का भाई साहब यहाँ से जाना और यहाँ पे लैंड करना, ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। सो ये एग का जाना और यहाँ पे लैंड करना, दिस इज अ प्रोसेस, दिस एग बेसिकली ट्रैवल्स फ्रॉम हियर एंड इट लैंड्स अप हियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर ये देखो ये एग यहाँ पे आया, स्पर्म भाई साहब ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे आया और स्पर्म इसके साथ फ्यूज करके क्या बन गया भाई साहब, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट अगर इफेक्टिवली यहाँ पे लैंड कर गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग जब यहाँ पे आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या डेवलप होने लगती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ब्लड वेसल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, ब्लड वेसल्स आर एक्यूमुलेटेड हियर, ताकि इसकी इफेक्टिव लैंडिंग हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग और ये पूरा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये पास आउट हो जाता है एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ओवरी जो बनी अगर वो फर्टिलाइज नहीं होती है, द ओवरी along with the entire endometrial lining of muscles and blood vessels they basically pass out, ठीक है, वो भाई साहब डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ओके, सो द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी से भाई साहब कहाँ पे जाता है, वोम तक जाता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम बाय थिन ओविडक्ट कॉल्ड द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। वोम इज बेसिकली द यूट्रस और द ओविडक्ट, तो यहाँ पे एग है ये, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूट्रस, ठीक है। तो ये ओविडक्ट भाई साहब कहां पे यूनाइट करते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स, तो ये भाई साहब यूट्रस किस में ओपन होता है, वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, ठीक है, वेजाइना ये हो गया आपका भाई साहब सर्विक्स। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म्स एंटर होते हैं, ठीक है, वेजाइनल पैसेज से। द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज नोन एज द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg, तो ये भाई साहब एनकाउंटर होता है किसके साथ, इसका एग के साथ, ठीक है, एनकाउंटर द एग। द फर्टिलाइज्ड एग, द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ये जाइगोट क्या हो जाएगा भाई साहब, ये फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। तो द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। जाइगोट भाई साहब कैसे फॉर्म होता है, बाय फर्टिलाइजेशन between the sperm and the egg, sperm plus egg आपका भाई साहब। तो देखो जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, ये अभी एक जाइगोट फॉर्म हो गया, अभी इसमें डिविजन्स चालू हो जाएंगे। तो पहले भाई साहब एक दो डिवीजन हुआ, फिर 4 डिवीजन हुए, फिर और डिवीजन हुए, फिर और डिवीजन हुए, फिर और डिवीजन हुए, ऐसे करते करते लगभग 100 डिविजन्स हो गए, ऐसे करते करते भाई साहब लगभग 100 डिविजन्स हो गए। दे बेसिकली डिवाइड इनटू 100 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो डिवाइड इनटू 100, so they divide into 100, ये आपका इम्प्लांट हो जाएगा, this will basically get implanted। the fertilized egg, the zygote gets implanted in the lining of the uterus and starts dividing। the attachment of the fertilized egg or zygote to the wall of the womb at the start of pregnancy, ठीक है। so the attachment of the fertilized egg or zygote to the wall of the womb at the start of pregnancy, are we clear in this one people, ठीक है, ये इम्प्लांट होने लगता है, ठीक है। फॉर डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यूज, तो यहाँ पे भाई साहब ये जाइगोट क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जाइगोट ऐसे डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। और डिवाइड होते होते मतलब इस जाइगोट के डिवीजन से ही हमारे बॉडी के सारे पार्ट पुर्जे बनते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस डिवीजन होगा और वो लैंड करेगा यूट्रस में, ठीक है। दिस विल बेसिकली लैंड इनटू द यूट्रस। ये हो गया था ना,
कौन सा वो है? 16 हो गया, 17 चालू होगा। ओके female reproductive system, we have already studied that the mother's body is designed to undertake the development of the child, ठीक है। तो मदर का बॉडी वैसा कैसे डिजाइन होता है टू टेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ओके सो नाउ 4 मंथ्स, तो आप देखो यहाँ पे प्रेगनेंसी में ये 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 9 मंथ्स, सो टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, दिस 9 मंथ्स पीरियड, दिस 9 मंथ का जो पीरियड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, दिस इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है भाई साहब? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब व्हेन फर्टिलाइजेशन हैपेंस, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी, happens inside the body, it is known as internal fertilization, ठीक है। and when it happens outside the body, when fertilization happens outside the body, it is known as external fertilization, ठीक है। when fertilization happens inside the body, it is known as internal fertilization, when fertilization happens outside the body, it is known as external fertilization। for example, जो ये sperms हैं, they sperms भाई साहब कहाँ पे enter होते हैं? they enter inside the female body, तो ये female body के अंदर enter होते हैं और यहाँ पे भाई साहब होता है fertilization, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। sperms enter the female body and that's where the fertilization happens। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे भाई साहब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा भाई साहब? आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल हैपन आउटसाइड द बॉडी। We have already studied that the mother's body is designed to undertake the development of the child। तो मदर का बॉडी क्या होता है भाई साहब? डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को अंडरटेक करता है, ठीक है। ओके तो ये आपके देखिए एक फीमेल में जो डेवलपमेंट होता है ये इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओके Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo, ठीक है। तो यूट्रस भाई साहब प्रिपेयर करता है टू रिसीव, तो फीमेल में एवरी मंथ यूट्रस का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। इट्स लाइक दिस कि बिफोर आप सोए तो आपको बिस्तर तो सजाना पड़ेगा ना, आप सोने जाएं उसके पहले बिस्तर से सजाना पड़ेगा, उसमें सब कुछ रहेगा तो उसके बाद तो नहीं सो सकते ना। तो इसी तरह से जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट जब डेवलप होगा, उसका डेवलपमेंट होने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रॉपर्ली डेवलप होनी चाहिए, वरना कैसे डेवलप होगी। तो इसीलिए बच्चा भी हुआ नहीं है, मतलब एग जस्ट रिलीज हुआ है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म से और भाई साहब जाइगोट बनता है तो उसका भाई साहब लैंडिंग कहाँ पे होना चाहिए? इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड से बाहर हो जाता है, ठीक है। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ, यूट्रस भाई साहब प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. तो ये lining भाई साहब thicken होगी and is richly supplied with blood for the growing embryo. अगर यहाँ पे embryo land नहीं होता है तो this entire thing goes off along with the egg. ये भाई साहब बाहर निकल जाता है, ठीक है, it goes off. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. तो जैसे ही भाई साहब एम्ब्रायो डेवलप होता है एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। सो दिस इज प्लासेंटा, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। तो ये भाई साहब एक प्लासेंटा है और प्लासेंटा से आपका न्यूट्रिशन बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जब बेबी का डिलीवरी होता है तो ये प्लासेंटा बेसिकली बोलते हैं ना पानी निकल गया है, मतलब अभी ये पूरा वाटर बस्ट आउट हो जाता है, दिस बेसिकली गेट्स बस्टेड आउट, सो दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। तो ये आपके भाई साहब यूट्रिन वॉल में एम्बेडेड होता है, ठीक है। प्लासेंटा कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये एम्ब्रायो साइड ऑफ द टिश्यू में भाई साहब प्लासेंटा होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम विलाई बोलते हैं।
On the mother side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. ठीक है, तो ये आपका मैटरनल है और ये फीटल है. ठीक है, तो ये आपका मैटरनल हो गया और ये फीटल हो गया. तो आपके जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये मैटरनल से फीटल में जाता है. ठीक है, मैटरनल से फीटल में जाता है. ठीक है, the developing embryo will also generate waste. ठीक है, the developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood. अभी ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है, इसमें भी वेस्ट डेवलप होगा, तो ये भी भाई साहब मदर के ब्लड में जाता है. तो मदर के ब्लड से ही सारा कार्यक्रम चल रहा है. इनफैक्ट सांस भी नहीं लेता है बच्चा, सांस भी नहीं लेता है, उसके लंग्स इनएक्टिव होते हैं. ठीक है, जब माँ के पेट में होता है तो ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये प्लेसेंटल बैरियर है. ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर क्यों है? क्योंकि आपका जो बच्चा है, ये जो बच्चा पल रहा है, इसको वैक्सीनेशन तो लगा नहीं है, ये बहुत सारे डिजीजेस से प्रोन होगा. तो इसीलिए ये प्लेसेंटल बैरियर क्या करता है, इन सारे डिजीजेस के इम्पैक्ट से इसको बचाता है. ठीक है, सो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हुए ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसको डिलीवर होता है भाई साहब? द किड, द एम्ब्रायो. ठीक है, और इसमें जो भी भाई साहब आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब वेस्ट, ये जाता है भाई साहब इसमें, मदर्स के ब्लड में. ठीक है, तो प्लेसेंटा इज बेसिकली अ वॉल, इधर से इधर और इधर से इधर भाई साहब ट्रांसफर हो रहा है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो मैटरनल से फीटल. द डेवलपिंग एम्ब्रायो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक मिनट में जरा 10th वालों को एडजस्ट करके आऊं, उधर सब घूमते ही रहेंगे. ओके, सो मैटरनल और फीटल में भाई साहब क्या होता है? एक प्लेसेंटल बैरियर होता है. प्लेसेंटा से क्या क्या जाएगा, ट्रांसफर होगा? मॉम से भाई साहब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गेट ट्रांसफर्ड टू द फीटस एंड फ्रॉम द फीटस द वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द मॉम्स ब्लड. तो मॉम्स की ब्लड ही भाई साहब सब कुछ कैरी कर रही है. ठीक है, द एंटायर थिंग इज बेसिकली डन बाय द मॉम्स ब्लड. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो यहां तक कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फीटस की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है. ठीक है, तो इसीलिए उसका ब्रीदिंग चालू नहीं होता है. इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तब डॉक्टर्स उसको रुलाते हैं. ठीक है, मतलब अगर बच्चा खुद से नहीं रोया तो उसको मार के रुलाएंगे. ठीक है, बच्चे का रोना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे ही वो रोएगा उसका ब्रीदिंग चालू होगा. ठीक है, टिल द टाइम इट वाज इनसाइड द मदर्स वूम इट वाज नॉट ब्रीदिंग. नॉट ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन उसके बॉडी पार्ट्स में नहीं जा रहा था, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जैसे ही बच्चा निकला, ठीक है, उसको मतलब अगर वो रो दिया, जनरली रोते हैं बच्चे. ठीक है, द मोमेंट यू कम आउट तो यू विल क्राई बेसिकली. इफ यू आर नॉट क्राइंग देन द डॉक्टर्स वो ऐसे उठा के पाट मारेंगे ऐसे, ताकि वो रोए. ठीक है, क्योंकि जैसे ही बच्चा रोएगा उसका डायफ्राम ऊपर जाएगा, ऐसे हिचकी लेगा और फिर उसमें से सांस उसका नॉर्मल चालू हो जाएगा. सो जो लंग्स था अभी तक इनएक्टिव था, लंग्स का एक्टिव होना जरूरी है. देखो अम्बिकल कॉर्ड से, जब तक अम्बिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है तब तक भाई साहब उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों भी जा रहा है. जैसे ही अम्बिकल कॉर्ड को काटा जाता है उसका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का खत्म हो गया भाई साहब. ठीक है, ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक स्टोर रहता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहता भाई साहब. ऑक्सीजन हर समय चाहिए, इसलिए द सूनर द चाइल्ड स्टार्ट्स टू ब्रीथ बाय यूजिंग द लंग्स दैट इट हैज गॉट, द बेटर इट विल बी. ठीक है, और इसीलिए जल्द से जल्द इसको, तो हमारा जो पहला सांस होता है वो डर का होता है ना, डर की सांस लेते हैं और जिंदगी भर डर ही रहते हैं. ओके, सो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो भी जनरेट होता है वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड. तो यहाँ पे जो वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये वापस किस में जाते हैं? मॉम के ब्लड में. ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months. इसका भाई साहब 9 months का, हाँ कर सकते हैं. उधर है ना रिमोट? रिमोट नहीं है क्या? हाँ, तो ठीक है, तो जब तक ये डेवलपमेंट हो रहा है इसको हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड. ठीक है, ओके. सो आप देखोगे भाई साहब पहले मंथ में इस तरीके का एक मांस का पिंड होता है ये. ठीक है, फिर सेकेंड मंथ, देन 3 months, 4 months, 5th month, ठीक है, 6 months, 7 month, 8 month, और दिस इज बेसिकली अ फुल्ली डेवलप्ड बेबी एंड इट इज, ठीक है, ये भाई साहब पार्चुरेशन हो जाएगा. मतलब पार्चुरेशन क्या बोलते हैं हम? द कमिंग आउट ऑफ द बेबी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. ठीक है, ओके. द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. तो मसल जो यूट्रस के वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं. ठीक है, और उससे वो पुश आउट होकर बाहर आता है. ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में ज़्यादा करके सिजेरियंस होते हैं। सिजेरियंस मतलब समझ में आता है कि मतलब ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाता है, बिकॉज जनरली वुमेन आर नॉट एबल टू बेयर दैट पेन, ठीक है। तो इन सिजेरियन बेबीज, ठीक है, बड़ा स्लिम ट्रिम हो गया तू भाई साहब, जिम बाबा। लड़का जीवन में कुछ करेगा भाई साहब, ओ बाबा, हेयर स्टाइल देखो हो, और सरकार और कुछ, बस इतने में ही। कट डाउन हो गया रे, तो एकदम एकदम पहचान में नहीं आया। पहले मैं जब आ रहा था, बोले किसी का कोई यार, अच्छा अभी इन लोग भी आएंगे, देखो टाइम मतलब कुछ। ओके, सो प्रेगनेंसी जो है, मतलब वांटेड हो या अनवांटेड हो, प्रेगनेंसी बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करती है फीमेल के लाइफ में, ठीक है। सो बॉडी का भी बहुत सारे डिमांड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश हो रही है पेट के अंदर, ठीक है। सो प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन, ठीक है। वीकनेस आएगा, नौसिया होगा, उल्टियाँ होंगी, स्ट्रेस होगा, एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट आएगा। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉन्डम्स हैं, ठीक है, और देयर आर मेनी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज वेल। दीज मेथड और वेज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। और अगर हमने इसका सदुपयोग किया होता तो आज हम 135 करोड़ के नहीं होते, ठीक है। आज मैं और एक आप जो एक दूसरे का गला काट रहे हैं और हर चीज़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसका मेन भाई साहब मुद्दा यही है कि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया। मैं एक बार मैं ऐसे ट्रेन से जा रहा था, और कुछ 8-10 साल पहले, तो उसमें ट्रेन में जो हैंगर्स थे उसमें लिखा हुआ था कुछ बर्थ कंट्रोल के बारे में लिखा हुआ था। मैंने बोला इतना लेट हो गया भाई साहब, हमारा रेलवे सबसे पुराना है, 100 साल हो गए हमारे रेलवेज़ को, लेकिन रेलवेज़ ने इस मैसेज को डालने में इतना टाइम लगा दिया, ठीक है। आप देखिए चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने, इट इज़ बेसिकली अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आपको मतलब 8 बजे है ना, ओके। तो चाइना बेसिकली 1 चाइल्ड पॉलिसी है, चाइना में एक 1 चाइल्ड पॉलिसी है, एंड इट्स एक्चुअली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, कि दे हैव नाउ, अभी वो इंडिया से कम होते जा रहे हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। इंडिया इज़ नाउ टेकन द लीड। तो ये हमारे देश में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है, ठीक है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट इट ओपनली, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी स्ट्रेस द नीड ऑफ इट गेटिंग यूज्ड ओपनली, ठीक है। सो one category is the creation of mechanical barrier so that sperm does not reach the egg. तो मैकेनिकल बैरियर, दिस मेथड इज नोन एज द बैरियर मेथड। तो यहाँ पे भाई साहब एक मैकेनिकल बैरियर को क्रिएट किया जाता है, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। सो ये बैरियर है, बेसिकली कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एसटीडीज। डायाफ्राम, इट इज फिटेड इनसाइड द, ठीक है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। यहाँ पे दिस इज फिटेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो कॉन्डम्स बेसिकली मेल्स यूज कर सकते हैं, डायाफ्राम it is fitted into females, ठीक है। So these are mechanical barriers. What do we mean by mechanical barriers? They are fitted and they are thrown after use, ठीक है। They are ensured, they ensure that the sperms are not entering the female reproductive system. Another category of contraceptives acts by changing the hormonal balance of the body so that the eggs are not released and the fertilization cannot occur. ये थोड़ा सा dangerous है, and ये dangerous क्या बोलेंगे? This should not be done विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस को अगर आप चेंज करने जा रहे हैं अपने बॉडी में, तो दिस शुड बी डन आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड द केमिकल मेथड, ठीक है। सो जैसे ओरल पिल्स होते हैं, ठीक है, ये लिए जाते हैं, देन दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली बाय फीमेल्स एज पिल्स। आपने पढ़ा होगा, देखो आई पिल्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो होते हैं, दीज आर पिल्स विच आर टेकन बाय फीमेल्स so that the fertilization of the egg doesn't occur, ठीक है। However, since they change the hormonal balances, they can cause side effects too. इनके side effects हो सकते हैं, इसीलिए कोई भी पिल लेना है कि नहीं, it is very important to consult a doctor before that, ठीक है। Okay, other contraceptive devices such as
ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD होता है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। ये कॉपर टी बोला जाता है इसको। ये कॉपर टी बेसिकली लगाया जाता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये कॉपर का मेटल का होता है, ठीक है। हमारे शरीर में कॉपर से कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। कॉपर का रस्ट भी हमारे शरीर में कोई हार्म नहीं कर सकता है, ये आजीवन लगा जा सकता है, ठीक है। टिल मेनोपॉज ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल टू रिमूव इट आफ्टर मेनोपॉज, बट इट कैन बी देयर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टिल शी लिव्स, ठीक है। सो ये कॉपर टी लगाया जाता है, ठीक है। और ये कॉपर टी बेसिकली एक लूप होता है, ये एक लूप है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लूप, ठीक है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो हो सकता है किसी किसी फीमेल्स में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स हो। दे आर ऑल ब्लॉकिंग द passage of sperms into the female fallopian tube wherein it can fuse with the egg, ठीक है। So again they can cause certain side effects such as irritation of the uterus, ठीक है। Another approach to contraception is avoid fertilization by blocking the parts of the male and the female gametes. Such methods are surgical methods, ठीक है। एक टाइम आया था और ये बेसिकली जिसको हम नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मतलब ये मेल्स के जो वास्ट डिफरेंस में जो पेनिस से जो ये जा रहा है उसको बेसिकली काट कर ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है। उसको हम खोल भी सकते हैं वेन एवर द कपल डिसाइड्स टू हैव अ चाइल्ड। एक टाइम आया था इंडिया में जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था तो इंडिया में जब इंदिरा गांधी बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड शी सेड दैट उनकी पार्टी ने डिसाइड किया कि ज़्यादा करके गांव खेड़े में हमको ज़बरदस्ती लोगों का नसबंदी कराना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लोगों को उठाकर लेकर जाया जाता था, उनका नसबंदी कराया जाता था। कुछ समझ नहीं रहे ना, कोई 4, 5, 8, 10 बच्चे वैसा पैदा किए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये स्टेप्स लिया था, लेकिन ह्यूमन राइट्स ने हमारे ऊपर केस कर दिया था, जिसकी वजह से इसको ड्रॉप करना पड़ा। मेरे हिसाब से ये सही स्टेप था, मेरे हिसाब से ये सही स्टेप था। शायद हम आज इतने बड़े तादाद में ना होते, ठीक है। और ये जो मारामारी चल रही है ये नहीं होती। खैर, अनदर अप्रोच टू कॉन्ट्रासेप्शन इज, आप जानते हैं न्यूजीलैंड जैसे जगह पे या कनाडा जैसे जगह पे या लेट्स से ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पे आपको वीज़ा फट से मिलता है। क्यों मिलता है मालूम है? क्योंकि उनको लोग चाहिए, उनका एरिया इतना बड़ा है, उतने लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे उल्टा है भाई साहब, ठीक है। पर स्क्वायर फीट में आपके मतलब आप सोचिए पर 100 स्क्वायर फीट में 100 मीटर स्क्वायर में आपके 300 लोग रहते हैं, आप सोचिए, in urban areas. That's how densely populated our area is. So another approach is basically, तो यहाँ पे आपका सर्जिकल मेथड्स, वैसेक्टॉमी बोलते हैं हम इसको। वैसेक्टॉमी में रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस। तो ये टेस्टिस से, देखिए टेस्टिस से ये जा रहा है भाई साहब, इट इज इजेक्टेड इनटू द पेनिस, ठीक है। यहाँ से वो डिस्चार्ज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। इन केस इन फ्यूचर द कपल डिसाइड्स टू हैव अ चाइल्ड, इट कैन बी अगेन रीजॉइंड विद अ वेरी माइनर ऑपरेशन। इसको हम हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। If the vast difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented and fertilization will not take place. तो यहाँ पे भाई साहब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फीमेल्स में ट्यूबोक्टॉमी बोलते हैं हम इसको। फीमेल्स में ट्यूबोक्टॉमी मतलब देखो यहाँ से इनका एग रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब से जाता हुआ एग यहाँ पे लैंड करेगा। अगर इस एग को ही हम यहाँ से कटवा दें, ठीक है, मतलब ये एग फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा। अगर फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तो इसका भाई साहब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द स्पर्म एंटर्स और नॉट, ठीक है। तो ये आपका फेलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट, ठीक है। इफ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस एंड फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे भाई साहब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. तो सर्जिकल मेथड जो है तो बहुत प्रॉपरली कैरी आउट होने चाहिए, अदरवाइज इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम, ठीक है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज मतलब जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी डन। हालांकि अबॉर्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। अबॉर्शन मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी। कभी कभी देखिए जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, अगर डॉक्टर ने बोला कि भाई ये चाइल्ड विल नॉट बी अ नॉर्मल चाइल्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस चाइल्ड, देन यू कैन गेट दैट चाइल्ड अबॉर्टेड, ठीक है। इफ यू नो योर बॉडी और लेट्स से द फीमेल्स बॉडी इज नॉट फिट टू बेयर दैट चाइल्ड एज ऑफ नाउ,
शी इज़ टू यंग टू बेयर दैट चाइल्ड, और मे बी द चाइल्ड इज़ गोइंग टू फेस सम प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच कैन थ्रेटन द लाइफ ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, देन ऑल्सो द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड या अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन इस बात का फ़ायदा हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उठाया और हमने बहुत सारे फीमेल इन्फेटिसाइड किया, या हमारे देश में बहुत सारा फीमेल्स को मारा गया, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा माना जाता है, मान्यता यही है कि भाई, मान्यता यही है कि भाई हम